हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक पे बेस्ड जो अब तक के 8 लेक्चर में हमने पढ़ा है। थ्योरी जो हमने पढ़ी है 8 लेक्चर्स जो हुए हैं हमारे, उसी पे बेस्ड हम अभी क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। तो इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि आपको अगर मेरे सारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहिए प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो वर्क बुक है वो चाहिए, तो आप हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 9981479724। इस पे कांटेक्ट करके आप वो पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के 600 to 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक 4 पोल की डीसी मशीन है, मतलब पोल्स हमारे पास हैं टोटल 4। टोटल टर्न्स है हमारे पास 100, मतलब एन टोटल हमें दिया गया है 100। ईएमएफ पर टर्न हमें दिया गया है 10 वोल्ट, मतलब हर टर्न के क्रॉस जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो 10 वोल्ट का हो रहा है। तो हमें पावर निकालना है फॉर लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग जब टोटल करंट पर पाथ 10 एम्पियर की है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं फॉर लैप वाइंडिंग, पहले हम लैप का केस लेते हैं, बाद में वेव वाइंडिंग का केस ले लेंगे। तो केस 1 लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। तो हम लैप वाइंडिंग में जानते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ये प्री डिफाइंड है लैप वाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो गए, 4। हमारे पास टोटल 4 पैरेलल पाथ हैं। तो चलिए 4 पैरेलल पाथ बना लेते हैं। पहली क्वाइल का पाथ हमने ये बना लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 पाथ हमने बना लिए हैं। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। जब हर पाथ से जो करंट है वो 10 एम्पियर है, तो इस पाथ से भी करंट 10 एम्पियर जा रही है, इस पाथ से भी 10 एम्पियर, इस पाथ से भी 10 एम्पियर और इस पाथ से भी 10 एम्पियर। कॉइल के एंड में हम क्या लगाते हैं, लोड। तो यहां हमारा लगा हुआ है लोड। तो मुझे बताइए लोड से टोटल कितनी करंट जाएगी। लोड से टोटल जाएगी 40 एम्पियर की करंट। अब किसी एक कॉइल के अक्रॉस हमें ईएमएफ पता चल गया, तो हम लोड के अक्रॉस ईएमएफ पता कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में जो ईएमएफ है वो सेम होता है। तो देखते हैं, अब टोटल हमारे पास 100 टर्न्स है। ये जो चारों कॉइल्स हमने लगाई हैं पैरेलल में, इन सब का टर्न्स अगर जोड़ दें तो हमें 100 टर्न्स मिल जाएंगे। 100 टर्न्स। तो एक पैरेलल पाथ में कितने टर्न्स होंगे, 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 25। तो एक कॉइल के अक्रॉस 25 टर्न है। और एक चीज और बोली जा रही है कि हर टर्न 10 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट कर रहा है। ईएमएफ पर टर्न है 10 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज across each parallel path, हर पैरेलल पाथ के क्रॉस 25 टर्न है और हर टर्न के क्रॉस 10 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा एक पैरेलल पाथ का, 25 इंटू 10, 250 वोल्ट। तो जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 250 वोल्ट का होगा। और हम जानते हैं ये सारे जो लोड है ये कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। तो 250 वोल्ट का ईएमएफ इस लोड के अक्रॉस भी अपीयर हो जाएगा। तो अब हम पावर निकाल सकते हैं। हमें पावर फॉर लैप वाइंडिंग पूछा जा रहा है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट।
तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज है 250, करंट है 40, तो पावर हमें मिल गया 10 किलोवाट। तो जब हम लैप वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो जो पावर है वो सेम है, सॉरी 10 किलोवाट का है लोड के क्रॉस। केस 2 लेते हैं वेव वाइंडिंग, हमें लैप और वेव दोनों के लिए निकालना है। केस 2 लेते हैं वेव वाइंडिंग। So for wave winding, number of parallel path is always 2. No matter how many number of poles you have, the number of parallel path will always be 2. Number of parallel path हमेशा कितने होंगे? 2. Number of parallel path हमने 2 बना दिए। यहाँ पे हमारा लोड लगा होगा। अब बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि हर पैरेलल पाथ से 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो 10 एम्पियर यहाँ से जा रही है, 10 एम्पियर यहाँ से जा रही है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो लोड से कितनी करंट जाएगी? 20 एम्पियर। और टोटल टर्न्स कितने हैं हमारे पास? 100 टर्न्स। तो ये जो दोनों कॉइल्स हमने पैरेलल में लगाई है, इसमें 100 टर्न्स हैं टोटल। तो एक पैरेलल पाथ में कितने हो जाएंगे? 50 टर्न्स। और हर टर्न कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा था? 10 वोल्ट का। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10, 500 वोल्ट। तो ये 500 वोल्ट लोड के अक्रॉस भी अपीयर हो जाएगा, बिकॉज हमने पैरेलल कनेक्ट करना है। तो अब हम पावर यहाँ से निकाल सकते हैं, ये पावर ऑफ वेव वाइंडिंग हो जाएगा, सॉरी पावर ऑफ लैप वाइंडिंग हो जाएगा। पावर ऑफ लैप एंड पावर ऑफ वेव 500 इंटू 20। तो वेव वाइंडिंग के अक्रॉस भी पावर कितना आया? 10 किलो वॉट। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन मैं लिखवा देता हूँ आपको। यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या मिला? लैप वाइंडिंग is for large current and low voltage. Similarly, wave winding is for low current and large voltage. ऊपर आप देख सकते हो लैप वाइंडिंग के केस में लोड के क्रॉस करंट ज्यादा थी, वोल्टेज कम था, और वेव वाइंडिंग के केस में उल्टा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि द पावर इज इक्वल फॉर बोथ लैप एंड वेव वाइंडिंग। चाहे आप लैप में यूज कर लीजिए वाइंडिंग को, चाहे वेव में यूज कर लीजिए, आपका जो पावर है लोड के क्रॉस वो बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। जैसे 10 किलोवाट का लैप के केस में हमने देखा था और 10 किलोवाट ही आ रहा था हमारा वेव के केस में। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैं लिखवा रहा हूँ, उसे लिख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा आपको। लाइन वोल्टेज का ईएमएफ अपॉन वेव ईएमएफ is equal to number of parallel path for wave, number of parallel path for line. एक ये इंपॉर्टेंट, लाइन के केस में करंट, सॉरी लैप के केस में करंट, वेव के केस में करंट इज इक्वल टू लैप के केस में पैरेलल पाथ अपॉन वेव के केस में पैरेलल पाथ। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, तभी आप इसके फर्दर जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो आप कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक 6 पोल डीसी जनरेटर है, आपको बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड
इन लैप टू वेव वाइंडिंग का रेशियो क्या होगा, यानी कि आपको ई एल अपॉन ई डब्ल्यू का रेशियो बताना है। तो हमने ऊपर देखा है ई एल अपॉन ई डब्ल्यू का रेशियो क्या होता है, पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग अपॉन पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। तो पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग हमेशा कितना होता है, 2, और पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग हमेशा कितना होता है, पोल्स के बराबर। पोल्स कितने हैं, 6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो लैप वाइंडिंग इज टू वेव वाइंडिंग का जो रेशियो है वो होगा 1:3। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक 4 पोल का डायनेमो है जो वेव बाउंडेड है। तो पोल्स हमारे पास कितने हैं, 4। अगर वेव बाउंडेड है तो ए की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आर्मेचर हैज 51 स्लॉट्स कंटेनिंग 20 कंडक्टर इन ईच स्लॉट, ये हमें दिया गया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू हमें दी गई है 357, स्पीड हमें दी गई है, ये वोल्ट में होगा, 8500 आरपीएम। हमें फ्लक्स पर पोल निकालना है। फ्लक्स पर पोल की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, शायद थर्ड लेक्चर में या फोर्थ लेक्चर में, देख लीजिएगा आप। इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन ये क्या होता है, पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए, ये मैंने आपको कराया था। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स हो जाएगा 60 इंटू ई ए अपॉन पी एन जेड। जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो 60 इंटू ईएमएफ हमें दिया गया है 357, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है, पोल्स हमें दिए गए हैं 4, स्पीड हमें कितनी दी गई है 8500 आरपीएम। अब नंबर ऑफ कंडक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक स्लॉट में 20 कंडक्टर रखे गए हैं। टोटल हमारे पास कितने स्लॉट हैं, इनके 51 स्लॉट्स हैं, तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे, 20 इंटू 51, 20 इंटू 51 हमारे पास हो जाएंगे टोटल कंडक्टर्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.23 मिली वेबर। तो फ्लक्स की वैल्यू हमें मिल गई 1.23 मिली वेबर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 1.5 ओम। अगर हम इस डीसी मशीन में 250 वोल्ट की डीसी सप्लाई लगाते हैं तो ये 20 एम्पियर की आर्मेचर करंट ड्रॉ करता है और 1500 आरपीएम से रोटेट करता है। तो अगर सेम फील्ड करंट हमारी हो तो टॉर्क डेवलप कितना होगा अगर आर्मेचर करंट 10 एम्पियर हो गई। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास वोल्टेज सप्लाई कितना दिया गया है, 250 वोल्ट। आर्मेचर करंट हमें दिया गया है 20 एम्पियर और स्पीड कितनी थी, 1500 आरपीएम। फिर बोला जा रहा है कि अगर फील्ड करंट हम सेम रखते हैं, फील्ड करंट सेम रखते हैं यानी टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा सेम होगा, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 250 वोल्ट। पहले आर्मेचर करंट IA1 था, अब आर्मेचर करंट कितनी दी गई है हमें, 10 एम्पियर। तो ये N1 था, तो N2 हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं हमें टॉर्क निकालना है, राइट। टॉर्क क्या होता है, पावर अपॉन ओमेगा। पावर क्या होता है, IA अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/NS डिवाइडेड बाई 60। तो हमें इस NS की वैल्यू निकालना पड़ेगा, स्पीड की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पहली स्पीड तो पता है, अगर दूसरी स्पीड पता चल जाए तो हमें 10 एम्पियर पे टॉर्क निकालना है, तो 10 एम्पियर वाली स्पीड भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक एक्सप्रेशन हमें पता है कि EA2 अपॉन EA1 इज इक्वल टू
N2 बाई N1। तो EA1 हम निकाल सकते हैं। EA1 क्या हो जाएगा, VT माइनस IA RA, यही हो जाएगा, क्योंकि ये मोटर है, क्योंकि हम DC सप्लाई लगा रहे हैं इसमें। टर्मिनल वोल्टेज हमें दिया गया है 250, पहले करंट है हमारी 20 एम्पियर और आर्मेचर रेजिस्टेंस है 1.5, सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 कर लीजिएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस है आपका 0.5। तो EA1 हमारा कितना आ जाएगा, EA1 आपका आ जाएगा 240 वोल्ट। EA1 हमें मिल गया। अगर EA2 भी मिल जाए तो हमें N1 पता है, N1 कितना दिया गया 1500 आरपीएम, हम N2 निकाल सकते हैं। तो EA2 इज इक्वल टू VT माइनस IA RA। VT तो सेम रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, 250 माइनस IA। अब हमें दूसरी करंट रखनी पड़ेगी, हमने EA2 लिया है तो IA2 हो जाएगा। IA2 दिया गया है 10 इंटू 0.5, तो ये हमें मिल गया 245 वोल्ट। EA2 मिला हमें 245, EA1 है 240, N1 हमें दिया गया है 1500, तो N2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1531.25 आरपीएम। अब ये जो N2 निकली है, ये किस करंट के रेस्पेक्ट में निकला है, 10 एम्पियर के रेस्पेक्ट में, और हमें 10 एम्पियर के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, टॉर्क। तो यहाँ पे स्पीड कौन सी रखेंगे हम, N2, करेक्ट। तो सब कुछ हमें पता है, सिर्फ हमें वैल्यू को पुट करना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब ईएमएफ हमें पुट करना पड़ेगा 10 एम्पियर के रेस्पेक्ट वाला, यानी कि EA2 245, आर्मेचर करंट है 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1531.25। तो यहाँ से आपका टॉर्क निकल के आ जाएगा 15.28 न्यूटन मीटर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, 6th क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन है, अ डीसी शंट जनरेटर delivers 60 kilowatt at 240 volt and 360 rpm. The armature resistance is 0.015 ohm. Field resistance is 60 ohm. Assume 1 volt per brush drop. Then the speed when it is running as motor. Running as motor and to that of generator. Is, तो मोटर के केस में जैसे हम जनरेटर का, मैंने आपको जनरेटर का एग्जांपल दिया है, तो जब आप मोटर के लिए सॉल्व करना, तो मोटर के लिए वोल्टेज 240 ले लीजिएगा, और जो आउटपुट पावर है वो 60 केवी, सॉरी इनपुट पावर जो है वो 60 किलोवाट ले लीजिएगा, राइट। जस्ट सेम रहेगा पावर रेटिंग, और ये जो वोल्टेज रेटिंग है वो मोटर के लिए भी सेम रहेगी। तो हमें स्पीड का आपको बताना है रेशियो, जब मोटर की तरह काम करेगा अपॉन स्पीड जब वो जनरेटर की तरह काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, और इस ब्रश ड्रॉप को मत भूलिएगा
कलेक्ट करना। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे आर्मेचर रिएक्शन पे। थैंक यू वेरी मच।